नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और नया सेशन लेके। देखो, अपने कर रहे थे कोशिका के बारे में और कोशिका के अपने इससे पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज करेंगे अपने कोशिका का पार्ट नंबर 5। अब देखो, पार्ट नंबर जो कोशिका का 5 है, इस 5 नंबर पार्ट के अंदर आज अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कोशिकांग। और अपना नेक्स्ट कोशिकांग कौन सा है? अंतःपर्दवी जालिका या ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका के बारे में अपने आज करेंगे। अब देखो, अंतःपर्दवी जालिका की खोज करने वाले कौन थे? खोज की थी इसकी पोर्टर ने। ठीक है। अब देखो, अंतःपर्दवी जालिका जो होती है, इसकी खासियत क्या होती है? इसको अपने कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका कंकाल तंत्र क्यों कहते हैं? इसे कोशिका का कंकाल तंत्र इसलिए कहते हैं, ये क्या करता है? पूरी कोशिका को आधार प्रदान करता है। इस कारण अपने इसे कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र। ये अपनी कोशिका का एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो सीधा केंद्रक से जुड़ा होता है और ये काम करता है परिवहन का। यानी अपने कह सकते हैं कि ये परिवहन का काम करता है। कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करने का काम कौन करेगा? अंतःपर्दवी जालिका करती है। अब देखो, अंतःपर्दवी जालिका जो होती है ये 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, इसे अपने SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कहते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अब चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है उसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, यानी इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। दूसरी होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, या इसे RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है उसकी सतह पर राइबोसोम बिखरे होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने करते हैं अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। खोज करने वाले कौन थे? पोर्टर थे। अब देखो, इसकी संरचना कैसी होती है अंतःपर्दवी जालिका की। यानी इस टाइप होती है संरचना के अंदर अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए अंतःपर्दवी जालिका, फिर लिखिए खोज पोर्टर और उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए। अब लिखिए इसके बाद में इसके नीचे, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट आंसर लिखिए, शरीर का एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो सीधा केंद्रक से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट लिखिए, किसी कार्य क्या होते हैं? कार्य में लिखिए कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। कार्य में लिखिए नंबर 1, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। नेक्स्ट लिखिए, कार्य के अंदर कोशिका के अंतराकोशिकीय स्थान को भरना। कोशिका के अंतराकोशिकीय स्थान को भरना। नेक्स्ट देखो, ये कितनी टाइप की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ अपने लिखेंगे ER अंतःपर्दवी जालिका। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है SER, इसे अपने बोलते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और ये होती है RER, इसे बोलते हैं
खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, यानी दो टाइप की होती है। एक तो होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। अब देखो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, और जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आप पहले इसको बनाइए, फिर अपना लिखते हैं इनके बारे में। हेडिंग लाइए नंबर 1, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए राइबोसोम अनुपस्थित होता है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट लिखिए वसा के उपापचय का नियंत्रण करती है, वसा के उपापचय का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट लिखिए स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करती है, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करती है। और नेक्स्ट लिखिए यह औषधियों के पाचन में सहायक है, यह औषधियों के पाचन में सहायक है। अब देखो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका क्या खासियत होती है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसके अलावा क्या करती है, वसा का उपापचय करती है, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करने में सहायक होती है, और अपने कहते हैं औषधियों के पाचन में भी क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट लगाइए हेडिंग नंबर 2, RER खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और इसमें लिखिए इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और नेक्स्ट लिखिए केंद्रक की बाह्य झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक की बाह्य झिल्ली का निर्माण करती है, केंद्रक की बाह्य झिल्ली का निर्माण करती है। अब देखो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका की राइबोसोम नहीं पाए जाते इसके अंदर, राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का क्या करती है, ये संश्लेषण करती है, प्रोटीन निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। और इसके अलावा केंद्रक के जो बाहर की झिल्ली होती है उसका निर्माण भी कौन करती है, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका करती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोशिकांग पर। और अपना नेक्स्ट कोशिकांग है गोल्जी काय। नेक्स्ट कोशिकांग है अपना गोल्जी काय। अब देखो गोल्जी काय जो होता है उसकी खोज करने वाले कौन थे, तो गोल्जी काय की खोज जो की थी वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। खोजकर्ता कौन है इसके, कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके अंदर की थी। यानी खोजकर्ता कौन है इसके? कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। अब गोल्जी काय जो होता है वो पादप कोशिकाओं में छोटे छोटे होते हैं, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो पादप कोशिका में गोल्जी काय को किस नाम से जानते हैं? पादप कोशिका में अपने से कहते हैं डिक्टियोसोम। इसके अलावा देखो गोल्जी काय जो होता है यह एक बहु आकार की कोशिकांग है। अब बहु आकार की कोशिकांग क्यों होता है? क्योंकि यह बंटा होता है 3 भागों में। इसके अंदर सिस्टर्नी होती है, ट्यूब्यूल्स होती है और वेसिकल्स होती है। इस कारण से अपने कहते हैं बहु आकार की कोशिकांग। अब देखो गोल्जी का काम क्या करता है? गोल्जी का एक कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग होता है, जिसका मुख्य काम होता है स्त्रवण का, यानी अपशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण करता है ये। इसके अलावा कोशिका के अंदर जो पैकिंग का काम होता है वो भी कौन करता है? गोल्जी का ही करता है। और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय सहायक कौन होता है? गोल्जी का ही होता है। इसके अलावा अपने कहते हैं लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी का ही करता है। शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी का ही करता है। अब देखते हैं कि गोल्जी काई की स्ट्रक्चर किस टाइप में होती है। इस रूप में होती है गोल्जी काई। अब इसमें अपने इस भाग को तो कहते हैं वेसिकल, इस भाग को अपने कहते हैं ट्यूबुल्स, और इस भाग को अपने कहते हैं सिस्टर्नी। अब देखो ये 3 भागों में बंटा होता है, इस कारण से अपने क्या कह देते हैं? बहु आकार की कोशिकांग कहते हैं गोल्जी काई को। देखो इसमें वेसिकल्स होती है, ट्यूबल्स होती है और क्या होती है? सिस्टर्नी होती है। तो नोट कीजिए आप इसको, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब लिखिए आप इसके नीचे, पादप कोशिका में ये छोटे छोटे होते हैं, पादप कोशिका में ये छोटे छोटे होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में ये छोटे छोटे होते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, गोल्जी काई को बहु आकारकी कोशिकांग भी कहते हैं। गोल्जी काई को बहु आकारकी कोशिकांग भी कहते हैं क्योंकि यह वेसिकल, ट्यूबुल्स, वेसिस्टर्नी में बंटा होता है। क्योंकि यह वेसिकल्स, ट्यूबुल्स, वेसिस्टर्नी में बंटा होता है। नेक्स्ट लिखो गोल्जी काई के कार्य, कि गोल्जी काई काम क्या करता है। कार्य में लिखो आप नंबर 1 लगा के। गोल्जी काई का प्रमुख कार्य स्त्रवण है। गोल्जी काई का प्रमुख कार्य स्त्रवण है। नेक्स्ट बिंदु लिखिए, ये प्रोटीन व वसा की पैकिंग करता है।
ये प्रोटीन व वसा की पैकिंग करता है। नेक्स्ट लिखो, ये कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक, ये कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। यह कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट लिखिए, ये एक्रोसोम का निर्माण करता है। ये एक्रोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट में लिखिए, ये कोशिका में प्रोटीन के लिए, ये कोशिका में प्रोटीन के लिए रास्ता तैयार करता है। ये कोशिका में प्रोटीन के लिए रास्ता तैयार करता है। इस कारण इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार भी कहते हैं। इस कारण इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार भी कहते हैं। यानी ये क्या करता है, कोशिका में जो प्रोटीन होता है उसके लिए रास्ता बनाता है, रास्ता तैयार करता है। इस कारण से अपने कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक हवलदार। तो आपसे पूछा जा सकता है कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहते हैं? गोल्जी इकाई को कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु लिखिए, ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो अपना ये कोशिकांग था गोल्जी इकाई। अब अपने करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग लाइसोसोम। देखो, सबसे पहली बात कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करती है गोल्जी इकाई। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी इकाई में होता है। और इसका एक दूसरा नाम होता है, तो इसका उपनाम अपने कह सकते हैं, क्या होता है? इसे कहते हैं लयनकाई। लयनकाई के नाम से भी अपने इसको जानते हैं। फिर देखो, इसके खोजकर्ता कौन थे, किसने इसको खोजा था? तो उसकी खोज की थी डी ड्यूबे ने। डी ड्यूबे ने इसकी खोज की थी। यानी लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी इकाई में होता है। उपनाम क्या होता है? इसको अपने लयनकाई भी कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? डी ड्यूबे थे। अब देखो, लाइसोसोम कोशिका में काम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर 50 से अधिक जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। और ये जल अपघटनीय एंजाइम बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है, पुरानी कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, सूक्ष्म जीव होता है, उसका क्या करते हैं? ये भक्षण करते हैं, यानी उनको पचाने का काम करते हैं। या अपने से कह सकते हैं अंतः कोशिकीय पाचन में सहायक होता है लाइसोसोम। तो अपने कहते हैं कि कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का जो निपटान होता है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अब देखो, इसके जो पाचक एंजाइम होते हैं वो इतने तीव्र होते हैं कि पाचक एंजाइम अगर लाइसोसोम से बाहर आ जाए तो ये पूरे लाइसोसोम का पाचन कर जाते हैं। इस कारण इसे अपने लाइसोसोम की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्योंकि लाइसोसोम के जो जल अपघटनीय एंजाइम इतने तीव्र होते हैं, इतने तेज होते हैं कि अगर ये इससे बाहर आ जाएं तो पूरे लाइसोसोम का पाचन कर जाएंगे। इस कारण अपने से वो कह देते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। अब देखो काम क्या करता है, तो इसका काम होता है कि मृत, पुरानी और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है उसका भक्षण करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। वर्तमान के अंदर जो कैंसर संबंधी अनुसंधान चल रहा है वो भी किस पर चल रहा है? लाइसोसोम पर चल रहा है। यानी वर्तमान के अंदर कैंसर संबंधी अनुसंधान है वो चल रहा है लाइसोसोम के ऊपर। तो अब इतना नोट कीजिए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट लिखिए, इसमें लिखिए इसमें 50 से अधिक जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें 50 से अधिक जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ये भक्षण का कार्य करता है। ये भक्षण का कार्य करता है। अब देखो, ये भक्षण का काम करता है तो हमारी कौन सी रक्त कोशिकाएं भक्षण करती है? तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, ये भक्षण का काम करती है। न्यूट्रोफिल को बोलते हैं भक्षकाणु और जो मोनोसाइट होती है उसको बोलते हैं वृहत भक्षकाणु। तो भक्षकाणु जो होते हैं वो कौन होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। तो अपने कह सकते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में क्या होती है? इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। तो नेक्स्ट बिंदु में लिखिए, न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट में इसकी संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट लिखिए, लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक है। नेक्स्ट लिखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते समय अपने सारे एंजाइम बाहर स्रावित कर देता है। अपने सारे एंजाइम बाहर स्रावित कर देता है जो कि लाइसोसोम का ही पाचन कर जाते हैं। यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों का पाचन करता है तो अपने सारे एंजाइमों को बाहर स्रावित कर देगा और ये बाहर स्रावित एंजाइम क्या करते हैं? पूरे लाइसोसोम का पाचन कर जाते हैं। इस कारण से कहते हैं अपने लाइसोसोम की आत्मघाती थैली के नाम से भी अपने जानते हैं। फिर लिखिए आप कार्य कि कार्य क्या होता है इसका। कार्य में लिखिए, इसमें लिखिए, यह मृत पुरानी व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। यह मृत पुरानी व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है। और आप नोट लगाइए, नीचे नोट में लिखिए, वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान लाइसोसोम पर चल रहे हैं। वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान लाइसोसोम पर चल रहे हैं। यानी वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान है वो किस पर चल रहा है? लाइसोसोम पर चल रहा है। तो अब अपने करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग। तो नेक्स्ट कोशिकांग है अपना रसधानी। या इसको अपने कहते हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स, रसधानी या रिक्तिका। अब देखो, रसधानी या रिक्तिका जो होती है ये काम क्या करती है? रिक्तिका जो होती है ये काम करती है जल स्त्रावी
व अवशिष्ट पदार्थों का निपटान करती है। उत्सर्जी पदार्थों का निपटान करने का काम कौन करती है? रिक्तिका करती है। रिक्तिका जो है मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाई जाती है। अपने कहते हैं पादप कोशिका का 90% भाग जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? रिक्तिका से मिलकर बना होता है। अब देखो रिक्तिका कुछ इस टाइप की सी होती है। रिक्तिका की जो बाहरी झिल्ली होती है इसको अपने कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या नाम से जानते हैं अपने इसको? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं कि रिक्तिका की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। फिर देखो रिक्तिका जो होती है उसके अंदर एक रस भरा होता है। इस रस को अपने क्या कह देते हैं? कोशिका रस कहते हैं। यह रस क्या कहलाता है? कोशिका रस कहलाता है। तो अपने कहते हैं कि रिक्तिका जो होती है वो पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये पादप कोशिका का 90% भाग बनाती है। रिक्तिका की जो बाहरी झिल्ली होती है ये क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। और रिक्तिका के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है। इस द्रव पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। फिर देखो काम क्या करती है? तो काम होता है इसका जल स्त्रावी व उत्सर्जी पदार्थ के रूप में काम करती है। ये जल स्त्रावी व उत्सर्जी पदार्थ का काम करती है रिक्तिका। तो हेडिंग लगाइए आप परसदानी या रिक्तिका, और इसमें आप लिखिए यह पादप कोशिका का 90% भाग बनाती है। यह पादप कोशिका का 90% भाग बनाती है। और फिर ये डायग्राम बनाइए ये वाला। और फिर लिखिए रिक्तिका की बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। रिक्तिका की बाहरी झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट लिखिए रिक्तिका में एक द्रव भरा रहता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। जिसे कोशिका रस कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए रिक्तिका में जल स्त्रावी व उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। रिक्तिका में जल स्त्रावी व उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब अपने करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग। और नेक्स्ट कोशिकांग है अपना तारक केंद्र। तारक केंद्र। अब देखो तारक केंद्र क्या चीज़ होती है? सबसे पहली बात कि तारक केंद्र जो होता है ये पाया जाता है केवल जंतु कोशिकाओं में, या अपने से कह सकते हैं निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर भी तारक केंद्र पाया जाता है। लेकिन उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उसके अंदर तारक केंद्र नहीं पाए जाते। अब देखो जो तारक केंद्र होते हैं ये हमेशा जोड़ों के अंदर मिलते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? ये हमेशा जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। और तारक केंद्र जो होते हैं उनका काम क्या होता है? इनका एक काम होता है एस्ट्रल किरणों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो अपनी आधारीय उपापचयी क्रियाएं होती है उसका नियमन भी कौन करते हैं? तारक केंद्र करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए तारक केंद्र और लिखिए इसके अंदर, इसमें लिखिए सबसे पहले झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है। नेक्स्ट लिखिए तारक के अंदर जंतु कोशिका। तारक के अंदर जंतु कोशिका व निम्न श्रेणी के पादपों में
पाया जाता है। तारक के अंदर जंतु कोशिका व निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, ये उच्च श्रेणी के पादपों में नहीं पाए जाते। ये उच्च श्रेणी के पादपों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट लिखिए, तारक के अंदर हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। तारक के अंदर हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। तारक के अंदर हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, तारक के अंदर आपस में मिलकर तारक के अंदर आपस में मिलकर तारक काय का निर्माण करते हैं। तारक के अंदर आपस में मिलकर तारक काय का निर्माण करते हैं। फिर लिखिए कार्य कि काम क्या होते हैं, कार्य क्या करते हैं। ये कार्य में लिखिए नंबर 1 बिंदु लगा के, कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन के दौरान एस्ट्रल किरणों का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान एस्ट्रल किरणों का निर्माण करते हैं। और नंबर 2 बिंदु लिखिए, ये आधारीय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये आधारीय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो अपना यह था कोशिकांग तारक के अंदर कि तारक के अंदर की खासियत क्या होती है कि तारक के अंदर केवल जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं। इसके अलावा जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों के अंदर तारकाएं नहीं पाए जाते। अब देखो, तारक के अंदर जो होते हैं ये हमेशा जोड़ों के रूप में मिलते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तो तारक के अंदर होते हैं, वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तारकाई का निर्माण करेंगे। कार्य क्या होते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान ये क्या करेंगे, एस्ट्रल किरणों का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा इनका काम होता है जो आधारीय क्रियाएं होती है उन आधारीय क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करते हैं, तारकाएं करते हैं, तारक के अंदर करते हैं। तो ये था अपना टॉपिक कोशिका। अपना टॉपिक ये आज समाप्त होता है पार्ट नंबर 5 के अंदर। कल से अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर की PDF आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी पूरे की आपको PDF इसके अंदर मिल जाएगी, उसे आप हल कर लेना। इसी के साथ आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम। धन्यवाद। जय हिंद।